हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म स्केलेटन नर्सिंग के ऊपर। तो दोस्तों आज की क्लास आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, विशेष क्लास होने वाली है, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे नॉन नर्सिंग वाला पोर्शन। मतलब कि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कंप्यूटर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बार-बार एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स ये वो क्वेश्चंस है जो रिपीटेडली मोड में पूछे जाते हैं। मैं आपके लिए ऐसे वो सारे क्वेश्चंस कलेक्ट करके लेके आया हूँ, तो आप इनको देख के देखना ना भूलें। और आपकी एग्ज़ाम जैसे कि बहुत पास आ चुकी है, तो आपको लास्ट टाइम पे इनको ज़रूर देख के जाना चाहिए। हो सकता है कि ये सवाल आपको वापस से देखने को मिल जाए। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, Which one is not a input device? Which one is not a input device? तो पहला क्वेश्चन बेसिक ही है, इनपुट आउटपुट से रिलेटेड है। तो इसमें हम पहले तो ये देखते हैं कि इनपुट डिवाइस क्या होता है और आउटपुट डिवाइस क्या होता है। तो दोस्तों बेसिकली ये जो इनपुट डिवाइस होता है वो वो होता है जिसके जरिए हम डाटा को एंटर करते हैं। तो जिस भी डिवाइस के जरिए हम डाटा को एंटर करते हैं उसको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। और जिस डिवाइस में हमको डाटा मिलता है या यूजर को जो डाटा मिलता है उसको आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे आप देखते हैं ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है स्कैनर, ऑप्शन नंबर बी है कीबोर्ड, ऑप्शन नंबर सी है माउस और ऑप्शन नंबर डी है प्रिंटर। तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं स्कैनर। स्कैनर नहीं नहीं दोस्तों, ये हमारा आउटपुट डिवाइस है। सॉरी, ये इनपुट डिवाइस है हमारा, तो ये हमारा सही आंसर होगा। लेकिन कीबोर्ड, ऑप्शन नंबर बी की ओर चलते हैं, कीबोर्ड ये भी हमारा एक इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर सी की ओर चलते हैं, माउस ये भी हमारा एक इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर डी है प्रिंटर, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि पूछा हुआ है नॉट ए इनपुट डिवाइस। अब प्रिंटर कैसे हो जाएगा, आप सभी को पता है कि प्रिंटर के जरिए क्या होता है, हार्ड कॉपी फॉर्म में हमको क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। तो ये क्या हो जाएगा, एक आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। ये हमारा आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। और बाकी के जो तीन हो जाएंगे वो हमारे इनपुट डिवाइस हो जाएंगे। क्लियर है बच्चों, ये हमारे इनपुट डिवाइस हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यानी निम्न में से कौन सा सही है। तो देखो दोस्तों, इसमें वही इनपुट आउटपुट और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा हुआ है। तो इनपुट आउटपुट तो आपको पता है क्या होता है, एक बार हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में बता देते हैं। तो हार्डवेयर दोस्तों क्या होता है, हार्डवेयर कुछ बहुत इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। हार्डवेयर वो होता है जिसको हम देख सके और जिसको हम छू भी सके, तो उसको हम हार्डवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है, जिसको हम केवल देख सके छू नहीं सके। जैसे कि आप ये जो क्वेश्चंस देख रहे हो इसको आप छू नहीं सकते, तो ये एक प्रकार से सॉफ्टवेयर हो गया। हम ऑप्शन की ओर चलते हैं कि पूछा हुआ है कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए है इनपुट। इनपुट डिवाइस बता रहा है मॉनिटर को। नहीं दोस्तों, हमने ऊपर ही देखा है इनपुट आउटपुट वाला। तो मॉनिटर जो होता है वो हमको डाटा को शो करता है, यूजर को डाटा देता है। तो ये एक आउटपुट डिवाइस हो गया, ये एक आउटपुट डिवाइस हो गया, इनपुट डिवाइस नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका रॉन्ग होगा। ऑप्शन नंबर बी है आउटपुट डिवाइस कह रहा है माउस को। माउस को आउटपुट डिवाइस कह रहा है, क्या ये सही है बच्चों? नहीं, ये भी सही नहीं है क्योंकि माउस जो होता है वो एक इनपुट डिवाइस होता है। तो ऑप्शन नंबर बी भी इसका सही नहीं होगा। अब माउस के बारे में मैं आपको एक दो चीजें और बता देता हूँ जो कि क्वेश्चन पूछे हुए हैं प्रीवियस ईयर में। देखो दोस्तों, माउस पहली बात तो एक हार्डवेयर डिवाइस होता है, एक हार्डवेयर होता है। दूसरा पॉइंट ये कि माउस जो होता है एक इनपुट डिवाइस होता है। और तीसरा पॉइंट ये
कि ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है। अब आप ये पूछोगे कि सर ये पॉइंटिंग डिवाइस क्या होता है? तो दोस्तों पॉइंटिंग डिवाइस वो होता है जिसके जरिए हम मॉनिटर पे कुछ भी या फिर किसी भी डाटा को हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट कर सकते हैं। जैसे कि हमारा जो मॉनिटर होता है उसके जरिए हम जहां चाहे वहां पर क्लिक कर सकते हैं, जहां चाहे वहां पर हम पॉइंट कर सकते हैं। तो ये एक पॉइंटिंग डिवाइस हो गया। और पॉइंटिंग डिवाइस के और एग्जांपल भी बताता हूँ आपको। जैसे कि जो जॉयस्टिक होती है, जॉयस्टिक होती है वो भी एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है। अब ये जॉयस्टिक क्या होती है? ये जॉयस्टिक वो होती है जो बच्चों के खेलने के जो एक तरीके से कह सकते हैं रिमोट कंट्रोल जो होता है कंप्यूटर पे, जो बच्चे गेम खेलते हैं तो उसके जरिए वो क्या करते हैं, जो रोबोट होता है उसको कंट्रोल करते हैं। तो ये भी एक क्या हो गया, पॉइंटिंग डिवाइस हो गया। मेरे हाथ में ये जो पेन है जिसके जरिए मैं लिख रहा हूँ, पॉइंट कर रहा हूँ, ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस हो गया। और इसको हम कंप्यूटर की भाषा में स्टाइलस बोलते हैं। इसको हम स्टाइलस बोलते हैं। तो ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस हो गया। और पॉइंटिंग डिवाइस का एक और ऑप्शन बताते हैं हम, एक और एग्जांपल बताते हैं। लाइट पेन जो होता है, तो लाइट पेन भी क्या होता है, पॉइंटिंग डिवाइस होता है। लाइट पेन सर किस लिए यूज में होता है? लाइट पेन का यूज बेसिकली हम ग्राफिक्स में और जो डिजिटल सिग्नेचर होते हैं उन उनमें हम इसका यूज लेते हैं। तो डिजिटल सिग्नेचर करने में, डिजिटल सिग्नेचर करने में हम लाइट पेन का ही यूज लेते हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए, ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है कि हार्डवेयर बता रहा है एमएस ऑफिस को। तो एमएस ऑफिस एक हार्डवेयर नहीं होता है, ये हमारा गलत हो जाएगा। क्योंकि एमएस ऑफिस क्या होता है, एमएस ऑफिस एक हार्डवेयर नहीं होता है, एमएस ऑफिस एक सॉफ्टवेयर होता है। और कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। आपको पता है बच्चों, सॉफ्टवेयर तीन प्रकार के होते हैं। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। हम आपको ये भी लिख ही देते हैं क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है कि सॉफ्टवेयर जो है कितने प्रकार का होता है। सॉफ्टवेयर तीन प्रकार का होता है। एक तो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, और एक होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्लियर है दोस्तों? सॉरी, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है कि सॉफ्टवेयर बता रहा है व्हाट्सएप को। बिल्कुल दोस्तों, व्हाट्सएप को ये सॉफ्टवेयर बता रहा है। मैंने आपको अभी बताया था कि सॉफ्टवेयर वो होता है जिसको हम केवल देख सकते हैं, छू नहीं सकते। अब व्हाट्सएप को हम छू थोड़ी सकते हैं, उसको सिर्फ हम देख सकते हैं। तो ये प्रकार के ये क्या हो जाएगा, एक सॉफ्टवेयर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो होप आप सभी को एक क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। When is कंप्यूटर डे सेलिब्रेटेड? When is कंप्यूटर डे सेलिब्रेटेड? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत बार पूछा हुआ है, बहुत बार रिपीटेडली पूछा हुआ है। तो आपको ये चीज रट लेनी है कि कंप्यूटर डे हम कब मनाते हैं। ये एक प्रकार का फैक्चुअल क्वेश्चन है और ये सीधा सीधा पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ये याद कर लेना है। कंप्यूटर डे क्या 25 अक्टूबर को मनाते हैं? नहीं, 25 अक्टूबर इज रॉन्ग आंसर। क्या 2 दिसंबर को बनाते हैं? जी सर, 2 दिसंबर को सही आंसर हो जाएगा। 4 सितंबर को नहीं बनाते हैं, 10 फरवरी को नहीं बनाते हैं। तो 2 दिसंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बच्चों आप याद कर लेना, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हेन इज कंप्यूटर डे सेलिब्रेटेड, तो 2 दिसंबर इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएलयू। ये सर क्या बला है? एएलयू क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए दे रखा है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है एडवांस लॉजिक यूनिट। ऑप्शन नंबर सी है एडवांस लॉजिक यूनिफॉर्म। और ऑप्शन नंबर डी है कोई सा भी नहीं, मानी कौनी वेरो, नन। तो सबसे पहले तो हम आपको ये बताते हैं कि एएलयू क्या होता है। देखो बच्चों, आप सभी को पता है कि हमारा जो सीपीयू होता है वो एक प्रकार का प्रोसेसर होता है। सीपीयू जो होता है एक प्रकार का क्या होता है? प्रोसेसर होता है जो डाटा को प्रोसेस करता है। अब इसके तीन पार्ट होते हैं। इसके तीन पार्ट कौन कौन से होते हैं? इसका पहला पार्ट होता है ए एल यू, जिसको हमने क्वेश्चन में पूछा हुआ है। दूसरा इसका पार्ट होता है सी यू। और तीसरा इसका पार्ट होता है मेमोरी, हिंदी में बोले तो रजिस्टर। तो एएलयू क्या होता है सर? अब इसकी फुल फॉर्मों को हम जिक्र कर लेते हैं। एएलयू होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इसकी सही फुल फॉर्म होती है। अब अरिथमेटिक का क्या मतलब है सर यहाँ पर? तो यहाँ पर अरिथमेटिक का मतलब है, यहाँ पर बच्चों अरिथमेटिक का मतलब है प्लस माइनस गुना भाग करना, यानी जोड़, बाकी, गुना, भाग, ये जो हम करते हैं इनको ही हम क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक यूनिट्स बोलते हैं, अरिथमेटिक्स बोलते हैं। दूसरा इसमें दे रखा है लॉजिक, कि सर लॉजिक क्या होता है? तो यहाँ पर लॉजिक का मतलब होता है दो या दो से अधिक चीजों को जब हम कंपेयर करते हैं तो उसको हम लॉजिक बोलते हैं। और इसके सिंबल्स क्या होते हैं? ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू। तो इनके जरिए हम क्या करते हैं? दो या दो से अधिक चीजों को क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं, इसलिए हम इसको लॉजिक बोलते हैं। और यूनिट का मतलब आप सभी को पता है, यूनिट मतलब होता है इकाई। तो इस प्रकार से अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट आप सभी को आई होप समझ में आ गया होगा। अब दूसरा है इसका कि सीयू क्या होता है? सीयू की फुल फॉर्म होती है कंट्रोल यूनिट। जी हाँ दोस्तों, सीयू की फुल फॉर्म होती है कंट्रोल यूनिट। तो ये क्या करता है? ये सर क्या करता है? ये कंट्रोल करने का कार्य करता है। मतलब कि यही है जो कंप्यूटर का, जो हम सीपीयू का दिमाग बोलते हैं, उसका हृदय और मस्तिष्क बोलते हैं, हम कंट्रोल यूनिट को ही बोलते हैं। तो सीयू हमारा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और मेमोरी भी इसका एक भाग होता है। तो क्लियर है दोस्तों, सीपीयू के तीनों भाग मैंने आपको बता दिए हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन ये भी पूछता है कि सीपीयू के कितने पार्ट होते हैं? तो तीन पार्ट होते हैं। फिर हमसे ये पूछा जा सकता है दूसरा कि एएलयू की फुल फॉर्म क्या होती है? तो वो हम बता देंगे अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होती है। एक टाइप का क्वेश्चन इसमें ये बनता है कि इन एएलयू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल। आपसे एक एक वर्ड का मीनिंग भी पूछा जा सकता है। तो आपको इसको अच्छे से याद कर लेना है। और ये कई बार पिछली एग्जामों में पूछा हुआ है, तो आप इसको बिल्कुल भी छोड़कर ना जाए और अच्छे से क्लियर करके जाए। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि नर्सिंग वाला जो पोर्शन होता है उसको मोस्टली बच्चे कवर करके जाते हैं, लेकिन जो नॉन नर्सिंग वाला जो एरिया होता है ये वाला, इसको बच्चे अवॉइड करके जाते हैं। कुछ तो इसका मटेरियल नहीं मिल पाता उसकी वजह से, और कुछ उनको इसमें इंटरेस्ट नहीं होता है, इसलिए वो इसको अवॉइड करके जाते हैं। लेकिन आपको इसको अवॉइड नहीं करना है, क्योंकि सिलेक्शन के लिए एक एक क्वेश्चन हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। क्लियर है दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। इन एबीसी व्हाट इज बी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। मैं आपको बता नहीं सकता कि कितनी एग्जामों में इसको पूछा हुआ है। एसएससी में भी इसको कई बार पूछा हुआ है, और राजस्थान की और जितनी भी एग्जामें होती है जिनमें कंप्यूटर आता है उसमें ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। पहली बात तो बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि ये एबीसी क्या चीज है सर, कि एबीसी है क्या। तो आपको मैं बता दूं
ये एबीसी एक कंप्यूटर होता है। जब हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर और या फिर हम कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर या फिर हम कंप्यूटर की हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो ये उसमें आता है। एबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है सर? एबीसी की फुल फॉर्म पता होगी तभी तो हम बी का मीनिंग बता पाएंगे। तो दोस्तों एबीसी की फुल फॉर्म होती है एटानस ऑफ एटानस ऑफ बैरी कंप्यूटर। एटानस ऑफ बैरी कंप्यूटर एबीसी की फुल फॉर्म होती है, एटानस ऑफ बैरी कंप्यूटर। ये आपको याद कर लेनी है दोस्तों। ये आपको हूबहू देखने को मिल सकता है। आपको बिल्कुल भी इस चीज को मिस करके नहीं जाना है। और जो भी आपका भाई बहन, बड़ा भाई, छोटा भाई जो भी एग्जाम देने जा रहा है, तो उसको भी इस चीज को जरूर शेयर कर दीजिएगा। एटानस ऑफ बैरी कंप्यूटर इसकी फुल फॉर्म होती है। क्लियर है दोस्तों? अब इसमें हमसे ए का मीनिंग पूछ ले, बी का मीनिंग पूछ ले, या फिर हमसे सी का मीनिंग पूछ ले, हम इजीली बता सकते हैं। या फिर हमसे पूरा का पूरा एबीसी की फुल फॉर्म पूछ ले, या फिर हमसे ये पूछ ले कि एबीसी क्या होता है, तो हम सब कुछ बता सकते हैं। एटानस ऑफ बैरी कंप्यूटर, एबीसी एक कंप्यूटर का नाम होता है। अब देखो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है बेसिक। नहीं, बेसिक तो होता ही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी है बेरी। जी बिल्कुल, वेरी इज द करेक्ट आंसर। सी मतलब बिजनेस, बिजनेस क्या होता है ये तो नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर। इन ए बी सी व्हाट इज बी? तो बी मतलब होता है बेरी, और एबीसी की फुल फॉर्म होती है एडानस ऑफ बेरी कंप्यूटर। तो क्लियर है दोस्तों? आई हो आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। तो व्हाट इज करेक्ट अबाउट कंप्यूटर लैंग्वेज? दोस्तों कंप्यूटर लैंग्वेज से बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। कंप्यूटर लैंग्वेज वो होती है जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है। सिंपली कंप्यूटर जो होता है उसकी हर चीज के लिए एक अलग लैंग्वेज होती है, उसको अलग चीज हम बोलते हैं, उसको अलग नाम से बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार मैचिंग का पूछ लेता है, कई बार इसको ऐसे पूछ लेता है कि ये जो बेसिक लैंग्वेज है ये किस लिए यूज में ली जाती है, या फिर ये पूछ लेता है कि फोर्ट्रन की फुल फॉर्म क्या है, स्कोबोल की फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ से आपके कई सारे क्वेश्चंस क्लियर होने वाले हैं। ये मैंने क्वेश्चन खुद ने डिजाइन किया है, इसके अंदर 5-6 सवाल ऐसे हैं जो प्रवेश ईयर में पूछे हुए हैं। तो मैंने आपको एक ही सवाल में 5-6 सवालों को मर्ज कर दिया है। तो क्लियर है दोस्तों? आज मैं आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर कर दूंगा। तो देखो दोस्तों, बेसिक जो लैंग्वेज होती है, बेसिक जो लैंग्वेज होती है वो शिक्षा से संबंधित होती है, शिक्षा क्षेत्र से संबंधित होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। मतलब कि ये पूछ रहा है कि व्हाट इज करेक्ट अबाउट कंप्यूटर लैंग्वेज। चलो, ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर आता है कोबोल। तो कोबोल क्या होता है सर? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो कोबोल है इसकी फुल फॉर्म बहुत बार पूछी हुई है। मतलब कि मोस्ट फेवरेट सवाल होता है कंप्यूटर का, कोबोल की फुल फॉर्म पूछना, और कोबोल किस लैंग्वेज है, कौन सी लैंग्वेज है, कंप्यूटर की कौन सी लैंग्वेज है, किस जगह इसको यूज लिया जाता है। तो कोबोल की फुल फॉर्म सबसे पहले हम देखते हैं। कोबोल की फुल फॉर्म होती है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म होती है। आप सभी को नाम से ही पता चल रहा है, बिजनेस इसमें आ रहा है, यानी कि क्या हो गया, व्यवसाय और वाणिज्य से संबंधित हो गई। ये विषय किससे संबंधित हो गई, ये लैंग्वेज किससे संबंधित हो गई, व्यवसाय और वाणिज्य से संबंधित हो गई। आप इसको याद कर लेना दोस्तों, मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो आप इसको याद कर लेना एकदम से। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इसकी बहुत बार फुल फॉर्म पूछी हुई है। तो ये व्यवसाय और वाणिज्य से संबंधित हो गई, व्यवसाय और वाणिज्य से संबंधित ये विषय हो गई। क्लियर है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी भी इसका करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है फोर्ट रन
फोर्ट्रन को बता रहा है विज्ञान से संबंधित है। क्या ये सही है? तो चलो देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है कि फोर्ट्रन। तो सबसे पहले हम फोर्ट्रन की फुल फॉर्म देख लेते हैं कि फोर्ट्रन की फुल फॉर्म क्या होती है। तो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म होती है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फोर्ट्रन की फुल फॉर्म होती है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। क्लियर है दोस्तों? इसकी फुल फॉर्म आप याद कर लेना, क्योंकि फुल फॉर्म से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये फेवरेट टॉपिक होते हैं, ठीक है, कंप्यूटर के। तो आपको इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। सर ये यूज किस लिए होती है, किस सेक्टर में इसको यूज किया जाता है? तो इसका जो यूज होता है वो होता है विज्ञान और गणितीय विषयों के लिए। तो विज्ञान, एक सेकंड। तो इसका जो यूज होता है वो ये किससे संबंधित है सर? ये विज्ञान और गणितीय चीजों में इसको यूज लिया जाता है। क्लियर है दोस्तों? विज्ञान और गणितीय याद रखना है आपको। फोर्ट्रन विज्ञान और गणितीय चीजों में इसको यूज लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी भी सही है, विज्ञान लिखा हुआ है। ऑल आर करेक्ट। देखो दोस्तों, ऑल आर करेक्ट, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल आर करेक्ट। ऑल आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। एक एक क्वेश्चन का हम पोस्टमार्टम करते चलेंगे, एक एक क्वेश्चन की खाल खाल तक हम देख लेंगे। क्लियर है दोस्तों? एकदम उसको क्लियर करते हुए चलेंगे। एक क्वेश्चन में से आपके 4 से 5 क्वेश्चन क्लियर हो जाने चाहिए दोस्तों। इस प्रकार से हमको लास्ट मोमेंट में इतने अच्छे से तैयारी करके जाना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाना है। आपने जितना पढ़ा है उतना पढ़ा है, ठीक है, लेकिन लास्ट मोमेंट में जितने ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं उतने ज्यादा क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। विच इज करेक्ट अबाउट कीबोर्ड। देखिए दोस्तों, कीबोर्ड से संबंधित क्वेश्चन पूछा हुआ है। कीबोर्ड से संबंधित क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये हमारा एक प्रकार से कीबोर्ड होता है। और ये होता क्या है, चलिए ऑप्शन के जरिए ही देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है प्राइमरी डिवाइस ऑफ इनपुट। क्या है सही है दोस्तों? सोच समझ के आंसर करिएगा, क्योंकि मैंने आपको इसको शुरुआत में ही डिस्कस कर दिया था कि इनपुट आउटपुट क्या होता है। तो ये इनपुट करने का प्राथमिक डिवाइस है। ये अपने आप में एक क्वेश्चन है जो पूछा हुआ है पिछले सालों में। तो प्राइमरी डिवाइस ऑफ इनपुट, क्या ये सही है? चलो देखते हैं। अभी इसको इनपुट कैसे बोलेंगे? जैसे कि जो कीबोर्ड होता है उस पे हम कुछ भी क्लिक करते हैं, तो एक प्रकार से हम डाटा को एंटर करने का ही तो काम कर रहे हैं। हम डाटा को एंटर करने का ही तो काम कर रहे हैं। तो बोलो क्या हो जाएगा? ये इनपुट डिवाइस हो ही जाएगा, क्योंकि हम कुछ भी मॉनिटर पे देखना चाहते हैं वो हम इनपुट करते हैं किसके जरिए? हम कीबोर्ड के जरिए करते हैं। जैसे हमको पासवर्ड डालना है तो हम जो भी अपना पासवर्ड होता है वो डालेंगे। तो ये हमने इनपुट किया, फिर हमको वो चीज कहाँ पर शो होगी? हमको वो चीज मॉनिटर में शो होगी। तो ये हमारा हो गया इनपुट डिवाइस, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है इज ऑल्सो कॉल्ड QWERTY। सर ये क्या बला होती है? सर ये बला नहीं होती है QWERTY। ये कीबोर्ड के ऊपर के जो अक्षर होते हैं उनकी सीक्वेंस होता है, इसलिए हम इसको QWERTY भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अपने आप में एक इतना बेहतरीन क्वेश्चन है कि इसको कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो आपको इसको याद रखना है दोस्तों। ये क्वेश्चन कैसे पूछता है कि QWERTY किससे संबंधित है? ये पूछता है, ऑप्शन दे देगा कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस और नन, इस प्रकार से ऑप्शन दे देगा। तो आपको वहां कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि QWERTY एक और कुछ नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ कीबोर्ड की ऊपर की पहली लाइन होती है। इसलिए हम कीबोर्ड को QWERTY भी कहते हैं। तो क्लियर है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है इनपुट डिवाइस। तो ये हमने
इनपुट डिवाइस तो है ही है, ऑप्शन नंबर सी इनपुट डिवाइस तो ये है ही है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है प्राइमरी डिवाइस। यहां पर खेला है, यहां पर क्या खेला है कि प्राइमरी डिवाइस ऑफ इनपुट, तो यहां पर इसको हम प्राइमरी डिवाइस भी कहते हैं। प्राइमरी डिवाइस इनपुट का हमारा कीबोर्ड ही होता है। बाकी की हम इनपुट का कार्य तो कई तरीके से कर सकते हैं, हम जो है वॉइस के माध्यम से भी इनपुट कर सकते हैं, लेकिन प्राइमरी डिवाइस हम किसको कहते हैं, हम कीबोर्ड को ही प्राइमरी डिवाइस कहते हैं इनपुट का। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ऑल आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फंक्शन की से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो विच वन इज रॉन्ग, कौन सा गलत है? आपको दोस्तों फंक्शन की के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। जो हमारा कीबोर्ड होता है, जैसे ये जो हमारा कीबोर्ड होता है, तो इस कीबोर्ड के ऊपर की जो लाइन होती है, ऊपर के जो बटन होते हैं, ये कुछ और नहीं होता, फंक्शन की होती है। ये F1 F2 F3 इस तरीके से ये F12 तक टोटल 12 बटन होते हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फंक्शन की बोलते हैं। और ये क्वेश्चन उन्हीं से रिलेटेड है। बोल रहा है कि सर F1 जो होता है वो हेल्प से रिलेटेड होता है, F3 होता है वो सर्च से रिलेटेड होता है, F4 जो होता है वो अंडू और रीडू से रिलेटेड होता है, और F9 जो होता है वो बूट मेन्यू से रिलेटेड होता है। तो आंसर करिए दोस्तों, आपको इसमें क्या गलत लग रहा है, कौन सा ऑप्शन आपको इसमें गलत लग रहा है? तो आंसर कीजिए। और इसको, चलिए तो इसको हम ही देख लेते हैं। हम आपको पहले पूरी कीज लिखा देते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है, ऐसे मैचिंग फॉर्म में पूछ सकता है, या फिर आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि F3 का क्या यूज होता है, F4 किस लिए यूज होता है, F9 किस लिए यूज होता है, F10 किस लिए यूज होता है। तो हम एक एक की को देख लेते हैं, सारी 12 की 12 की को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आप इसको नोट करके रख लीजिएगा, जिसके बाद और इनको याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों F1 देखते हैं हम। F1 जो होता है वो हेल्प से रिलेटेड आइकन होता है, हेल्प से रिलेटेड सॉरी बटन होता है, आइकन नहीं। नंबर 2 पर देखते हैं F2 जो होता है, F2 होता है रीनेम से रिलेटेड, रीनेम से रिलेटेड होता है। F3 जो होता है, F3 दोस्तों सर्च से रिलेटेड होता है। फिर F4 जो होता है वो अंडू और रीडू करने के लिए होता है, अंडू और रीडू करने के लिए होता है। फिर F5 जो होता है वो हमारा रिफ्रेश करने के लिए होता है। F6 जो होता है, तो F6 हमारा किस लिए होता है, ये हमारा विंडो बार में जाने के लिए होता है। और सर F7, तो F7 जो होता है, ये जो F7 होता है ये हमारा स्पेलिंग एंड ग्रामर को करेक्ट करने के लिए होता है, स्पेलिंग एंड ग्रामर से रिलेटेड होता है, स्पेलिंग एंड ग्रामर से रिलेटेड होता है। और F8 जो होता है वो किससे संबंधित होता है, वो होता है बूट मेन्यू से संबंधित होता है, वो बूट मेन्यू से संबंधित होता है। F9 जो होता है वो ईमेल से संबंधित होता है, ईमेल सेंड एंड रिसीव से संबंधित होता है, ईमेल सेंड एंड ईमेल सेंड एंड रिसीव से रिलेटेड होता है। यहाँ पर लिख देता हूँ। F10 जो होता है ये भी हमारा विंडो में जाने के लिए होता है, विंडो ओपन करने के लिए होता है। F11 जो होता है ये इंटरनेट पर फुल स्क्रीन करने के लिए इसको यूज करते हैं, इंटरनेट पर फुल स्क्रीन करने के लिए यूज करते हैं। और F12 जो आखिरी है उसका मीनिंग क्या होता है, F12
सेव एज करने के लिए होता है, सेव एज इट इज फाइल को या डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए सेव एज का यूज करते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर आपको पूरी फंक्शन की लिख दी है, F1 से लेकर F12 तक। इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की बात करें तो ये वाला जो F7 वाला है, स्पेलिंग एंड ग्रामर वाला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो स्पेलिंग एंड ग्रामर वाले से बनते हैं। बाकी हमको सारी फंक्शन कीज के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन, क्योंकि दोस्तों जो क्वेश्चन है वो मैचिंग से रिलेटेड इस टाइप का भी आ सकता है। तो आपको सही करने के लिए सारी फंक्शन कीज के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वन बाई वन ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ पर मैंने पूरे क्वेश्चन का वैसे तो पोस्टमार्टम कर दिया है और कुछ नहीं रहता है। इसके अलावा इसमें से और जो क्वेश्चन बनता है यहाँ से आपको आगे गलत नहीं होना चाहिए। ये आप एक बार एक जगह पर लिख कर याद कर लेना इनको। देखो ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है F1। जी हाँ दोस्तों, F1 हमने हेल्प से रिलेटेड देखा था, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। पूछ रहा है कौन सा रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी है F3। क्या F3 सर्च से रिलेटेड होता है? हाँ जी, F3 जो है सर्च से रिलेटेड होता है, ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है F4। तो F4 क्या अंडू और रीडू से रिलेटेड होता है? जी हाँ, F4 भी अंडू और रीडू से रिलेटेड होता है, तो F4 हमारा करेक्ट है। F9 बोल रहा है बूट मेन्यू, F9 को बूट मेन्यू बोल रहा है, देखते हैं चलो। F9 तो नहीं होता है बूट मेन्यू, तो F8 होता है दोस्तों। तो बूट मेन्यू जो होता है ये हमारा F8 होता है, क्लियर है। और F9 जो होता है वो स्पेलिंग एंड ग्रामर से रिलेटेड होता है, क्लियर है दोस्तों, स्पेलिंग और ग्रामर से रिलेटेड होता है F9। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, क्लियर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए दोस्तों, विच इज नॉट ए पॉइंटिंग डिवाइस। देखिए दोस्तों, मैंने आपको शुरू में ही डिस्कस कर दिया था कि पॉइंटिंग डिवाइस क्या होता है, पॉइंटिंग डिवाइस मैंने आपको समझा दिया है। अब ये पूछ रहा है कि विच इज नॉट ए पॉइंटिंग डिवाइस। तो दोस्तों क्वेश्चन वही होते हैं, उसको अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, तो आपको सतर्क रहना है, किसी भी प्रकार से सवाल पूछा जा सकता है, क्वेश्चंस आएंगे इन्हीं चीजों से, लेकिन आपको थोड़ा कॉमन सेंस भी यूज लेना है, क्लियर है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए है माउस, ऑप्शन नंबर बी है जॉयस्टिक, ऑप्शन नंबर सी है लाइट पेन और ऑप्शन नंबर डी है VCR। तो माउस मैंने आपको बता दिया था कि ये एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है, और माउस जो होता है इसमें तीन बटन होते हैं, एक तो लेफ्ट बटन होता है, एक राइट बटन होता है, और ये जो होती है इसको हम बोलते हैं स्क्रॉल बॉल, जो पेज को स्क्रॉल करने के काम में आती है। और ये जो लेफ्ट बटन होता है, ये जो लेफ्ट बटन होता है इसको हम ओके बटन भी कहते हैं, या फिर डबल क्लिक या सिंगल क्लिक बटन भी इसको कहते हैं। जैसे किसी चीज पर हमको ओके करना है तो हम इसको यूज करते हैं, लेफ्ट बटन को। और एक होता है राइट बटन। राइट बटन क्या होता है दोस्तों? राइट बटन वो होता है, ये एक प्रकार से हम इसको ऑप्शन बटन भी बोलते हैं, क्योंकि इस पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास कई सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं, जैसे कॉपी पेस्ट शेयर, इस तरीके के जो ऑप्शन होते हैं उसको हम ऑप्शन बटन बोलते हैं। ये स्क्रॉल बॉल होती है जो आपको मैंने बता दिया है, और इसके जरिए माउस के जरिए हम कहीं पर भी पॉइंट कर सकते हैं, इसलिए माउस हमारा पॉइंटिंग डिवाइस होता है। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है जॉय स्टिक। मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि जॉय स्टिक क्या होती है, ये कंप्यूटर में रोबोट को कंट्रोल करने के लिए होती है। बच्चे जब गेम खेलते हैं तो एक प्रकार से रिमोट हम कह सकते हैं, तो वो अपना मन चाहे वहां पर क्या कर सकते हैं, वो अपना मन चाहे वहां पर इसको क्या कर सकते हैं दोस्तों, पॉइंट कर सकते हैं, इसलिए हम इसको पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं, क्लियर है दोस्तों।
इसलिए हम इसको पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। तो जॉय स्टिक भी राइट होगा, ये तो पॉइंटिंग डिवाइस होगा। ऑप्शन नंबर सी है लाइट पेन। लाइट पेन भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि ये डिजिटल सिग्नेचर करने के काम में आता है। डिजिटल सिग्नेचर और ग्राफिक्स वगैरह के काम में इसको लिया जाता है। लाइट पेन से कुछ रेज निकलती है, कुछ लाइट निकलती है, उसके जरिए जो है पॉइंट होता है उस, तो एक प्रकार से ये भी पॉइंटिंग डिवाइस हो गया। ऑप्शन नंबर डी है बीसीआर, ये एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। अब सर ये बीसीआर क्या होता है? चलो पॉइंटिंग डिवाइस तो नहीं है लेकिन कुछ तो होता होगा, तो बीसीआर को देख लेते हैं बीसीआर क्या होता है। तो बीसीआर दोस्तों इसकी सबसे पहले फुल फॉर्म देखते हैं जो कि पूछी हुई है पिछले सालों में। बीसीआर क्या होता है? बीसीआर होता है बार कोड रीडर, या फिर आपको कई जगह रिकॉग्निजेशन भी मिल जाएगा। तो इसको बार कोड रीडर भी बोलते हैं हम, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म होती है बार कोड रीडर। चलो फुल फॉर्म तो देख ली, लेकिन ये होता क्या है? दोस्तों आपको याद होगा, जब आप कभी भी मॉल में जाते हो, मॉल में जाते हो, फिर आप प्रोडक्ट को खरीदते हो और फिर पेमेंट काउंटर पे जाते हो, तो वहां पर पेमेंट करवाने के लिए जो काउंटर पे होते हैं उनके पास एक गन टाइप में होती है। उनके पास में गन टाइप में होती है, उनके पास में एक ऐसे इस प्रकार का एक डिवाइस होता है गन टाइप का। इससे लेजर किरणें निकलती है, इससे किरणें निकलती है, और इसी को क्या कहते हैं हम? इसी को हम बीसीआर कहते हैं। वो क्या करते हैं, इसका यूज करके किसी भी प्रोडक्ट का मूल्य निकाल लेते हैं। एक आपने देखा होगा जो वाइट वाइट और ब्लैक, वाइट ब्लैक, वाइट ब्लैक, वाइट ब्लैक वाली जो पट्टी होती है, ये हर प्रोडक्ट पर होती है। तो वो इसके जरिए इसको स्कैन करते हैं और स्कैन करके उनको इसका मूल्य पता चल जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं बार कोड रीडर। आई होप आपको पता अच्छे से ये समझ में आ चुका होगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, पढ़िए दोस्तों और आंसर करने का कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि विच डिवाइस इज वर्क ऑन हार्ड कॉपी टू सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रिंसिपल। ये बोल रहा है कि कौन सा डिवाइस हार्ड कॉपी टू सॉफ्ट कॉपी आउटपुट सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए है ओसीआर, ऑप्शन नंबर बी है क्यूआर कोड, ऑप्शन नंबर सी है स्कैनर, और ऑप्शन नंबर डी है नन। चलिए दोस्तों एक एक ऑप्शन को अच्छे से देखते हैं। तो इसका सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसका सबसे पहले आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्कैनर। स्कैनर इज द राइट आंसर। अब एक एक ऑप्शन को हम देख लेते हैं कि सर ये ओसीआर क्या होता है। ओसीआर की सबसे पहले फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल करेक्टर, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। ये क्या करता है? ये सर ये क्या करता है? ऑप्टिकल करेक्टर रीडर जो होता है, ये हमारे जो हस्तलिखित नोट होते हैं उनको पढ़ने का कार्य करता है, और उनको जो आदर्श राइटिंग होती है, जैसे कि ये जो लिखा हुआ है, ये सब, ये जितना भी अक्षर लिखे हुए हैं स्टैंडर्ड लैंग्वेज में या फिर अच्छे अक्षरों में जो लिखे हुए हैं, इन्हीं में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। तो इसी को हम बोलते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। कैरेक्टर यानी कि अक्षरों को, कैरेक्टर्स को रीड करने का कार्य करता है। तो क्लियर है दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी है। और ये ओसीआर जो होता है, चलो ओसीआर तो देख लिया, ये क्यूआर कोड, ऑप्शन नंबर बी है क्यूआर कोड। क्यूआर कोड की फुल फॉर्म होती है सबसे पहले क्यू क्विक रेस्पॉन्स कोड। अब ये क्विक रेस्पॉन्स कोड इसकी फुल फॉर्म होती है। और क्यूआर कोड के बारे में क्या जान सकते हैं सर?
तो क्यूआर कोड जो होता है, ये एक प्रकार का क्या होता है? ये एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है। क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है। क्लियर है दोस्तों? और क्या देख सकते हैं इसके बारे में कि क्या सर ये पॉइंटिंग डिवाइस होता है? क्या ये पॉइंटिंग डिवाइस होता है? नहीं, ये भी बीसीआर की तरह ही होता है। ये पॉइंटिंग डिवाइस नहीं होता है। इनपुट डिवाइस तो होता है, लेकिन ये पॉइंटिंग डिवाइस नहीं होता है। तो पॉइंटिंग डिवाइस नहीं होता है। और क्या देख सकते हैं? ये जो डाटा को होता है, ये जो डाटा होता है उसको उसको 4 बिट में मापता है। 4 बिट में पढ़ता है। ये डाटा को 4 बिट में पढ़ता है। ये आपको याद कर लेना है। सीधा-सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है दोस्तों? और इसका जो शेप होता है, वो कैसा होता है? स्क्वायर फॉर्म में होता है, यानी कि वर्गाकार होता है। इसका आकार भी पूछा जाता है कि ये किस आकार का होता है, तो ये वर्गाकार आकार का होता है। तो ये क्यूआर कोड के बारे में आपको इतनी इंफॉर्मेशन याद रखनी है। क्यूआर कोड से संबंधित इससे बाहर कोई सवाल नहीं बनता है। क्लियर है दोस्तों? फिर आता है स्कैनर, जो इसका राइट आंसर भी है। स्कैनर बोल रहा है, ये बोल रहा है हार्ड कॉपी टू सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रिंसिपल। मतलब कि ये स्कैनर जो होता है, ये भाई हार्ड कॉपी टू सॉफ्ट कॉपी पे बेसिस कैसे काम करता है, सर समझाइए थोड़ा। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्कैनर। दोस्तों आपको पता है, जब भी हम ई मित्र वाले की दुकान पर जाते हैं, तो उसके पास एक कंप्यूटर होता है और बगल में ही वो अपने एक स्कैनर रखे हुए होता है। तो वो जो स्कैनर होता है उसके पास, और ये उसका मॉनिटर है मान लो। तो कोई भी, जैसे हमारा आधार कार्ड है, तो उसको हमको इस पे लाना है। आधार कार्ड को हमको इस पे इनपुट करना है, तो वो कहाँ से करेगा? वो हमारा आधार कार्ड लेगा, हमारा आधार कार्ड फिजिकली लेगा, हाथ में लेगा, और उसके बाद वो क्या करेगा, यहाँ पर रखेगा। आधार कार्ड को यहाँ पे रखेगा, स्कैन करेगा, उसके बाद जो है ये कहाँ पर आ जाएगा, मॉनिटर में शो हो जाएगा। तो यानी कि हमने इनपुट फॉर्म में तो क्या दिया, इनपुट फॉर्म में तो हमने क्या दिया, हार्डवेयर। इनपुट फॉर्म में हमने हार्ड कॉपी दी। इनपुट फॉर्म में हमने हार्ड कॉपी दी, यहाँ पर हमने हार्ड कॉपी स्कैन करी थी। फिर हमको आउटपुट फॉर्म में क्या मिला, आउटपुट फॉर्म में हमको सॉफ्ट कॉपी मिली। तो ये हो गया हार्ड कॉपी टू सॉफ्ट कॉपी प्रिंसिपल। क्लियर है दोस्तों? तो हार्ड कॉपी कैसे? क्योंकि हमने यहाँ पर जो फिजिकली अवेलेबल जो हमारा डॉक्यूमेंट था, उसको स्कैन किया, हार्ड कॉपी को स्कैन किया, और वो हमको मॉनिटर पे सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में दिखी। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं हार्ड कॉपी टू सॉफ्ट कॉपी प्रिंसिपल। स्कैनर इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों लास्ट तक देखिएगा क्लास को। मैं आपको ये बता दूं कि एक ये जो क्वेश्चंस हम करा रहे हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि आपको कंप्यूटर में इससे बाहर कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ये वो बेसिक क्वेश्चंस हैं जो हर एग्जाम के फेवरेट होते हैं, हर एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं। अगर वो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन डालता है, तो वो इन्हीं क्वेश्चंस को प्रायोरिटी देता है। और हमने एक क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन को नहीं, एक क्वेश्चन में हमने 4 से 5 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। क्लियर है दोस्तों? तो आपका एक क्वेश्चन नहीं हो रहा है क्लियर, आपका एक साथ 5 6 4 क्वेश्चंस जो है क्लियर हो रहे हैं। क्लियर है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि वो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। एमएस ऑफिस का कौन सा निम्न में से कंपोनेंट नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है एमएस वर्ड, ऑप्शन नंबर बी है एमएस पेंट, ऑप्शन नंबर सी है एमएस पावर पॉइंट, और ऑप्शन नंबर सी है एमएस एक्सेल। देखिए दोस्त, एमएस ऑफिस जो होता है, सबसे पहले मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट के बारे में बता देता हूँ।
क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो हम कोशिश करेंगे कि कुछ भी हम नहीं छोड़े। तो सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट की बात करते हैं कि ये क्या होता है सर, ये माइक्रोसॉफ्ट क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी का नाम है। माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी का नाम है जिसकी स्थापना कब होती है, जिसकी स्थापना होती है 4 अप्रैल 4 अप्रैल 1975 को। क्लियर है? 4 अप्रैल 1975 को इसकी स्थापना होती है। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है? इसकी स्थापना दो व्यक्तियों के द्वारा की जाती है। तो पहले तो है बिल गेट्स। पहले व्यक्ति का नाम है बिल गेट्स और दूसरा है पॉल एलन। तो ये दोनों व्यक्ति है जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की नींव रखते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी कब स्थापित होती है। तो 4 अप्रैल 1975 को इसकी स्थापना होती है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। अब एमएस ऑफिस क्या होता है सर? एमएस ऑफिस एक सॉफ्टवेयर होता है और ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी ये बता दिया है। ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। अब पूछ रहा है कि कौन सा कंपोनेंट नहीं है। ऑप्शन नंबर ए एमएस वर्ड। जी हाँ, ये तो इसका कंपोनेंट होता है। ऑप्शन नंबर सी है एमएस पावर पॉइंट। ये भी इसका कंपोनेंट होता है। एमएस एक्सेल ऑप्शन नंबर डी है, ये भी इसका कंपोनेंट होता है। लेकिन एमएस पेंट जो है इसका कंपोनेंट नहीं होता है। तो आपको ये याद रख लेना है कि एमएस ऑफिस के कितने कंपोनेंट होते हैं। सीधा सीधा सवाल ये भी पूछता है कि एमएस ऑफिस के कितने कंपोनेंट होते हैं। तो आंसर आएगा 3। कौन कौन से? एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेल। क्लियर है दोस्तों? ये आपको याद रखना है, बहुत बार पूछा हुआ है, आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ ए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट इन ऑफिस 2007 एंड लेटर। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट जो एमएस वर्ड में जो डॉक्यूमेंट होता है उसका फाइल एक्सटेंशन पूछा हुआ है 2007 और उसके बाद में। सर 2007 ही क्यों? क्योंकि ये वो साल है जहां पर इनके नए नए वर्जन अपलोड होते हैं। तो चलो हम आपको बता देते हैं। एमएस वर्ड एमएस वर्ड में इसके दो फाइल एक्सटेंशन होते हैं। पहला होता है डॉट DOC, दूसरा होता है डॉट DOCX। डॉट DOCX। क्लियर है? अब ये डॉट DOC वाला जो फाइल एक्सटेंशन है ये हमारा 1997 वाले वर्जन में, 2000 वाले वर्जन में, 2003 वाले वर्जन में यूज होता था। लेकिन 2007 वाला जब वर्जन आता है तो 2007 वाले वर्जन के बाद से डॉट DOCX इसका वर्जन यूज हो रहा है, फाइल एक्सटेंशन यूज हो रहा है। तो ये क्वेश्चन, ये 2007 एक ऐसी ईयर है जो दोनों को क्या करती है, अलग करती है, डॉट DOC और डॉट DOCX फाइल एक्सटेंशंस को। तो 2007 के वर्जन में यूज होता है, 2010 के में यूज होता है, 2013 वाले में, 2016 वाले में और 2019 वाले में। तो वर्तमान तक डॉट DOCX फाइल एक्सटेंशन का ही यूज होता है। तो ये आपको याद रखना है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी अ, आपको स्पेसिफिक ईयर देके पूछा जा सकता है कि एमएस वर्ड में इस समय कौन सी फाइल एक्सटेंशन का यूज होता था। तो आपको बेसिकली ज्यादा इसमें लोड नहीं लेना है, आपको बस 2007 याद रखना है। इसके बाद वाला जो वर्जन आते हैं उनमें, सॉरी,
उनमें जो होता है 2007 वाले जितने भी वर्जन है उससे बाद के जितने वर्जन है उनमें .docx फाइल एक्सटेंशन यूज हो रहा है, और इससे पहले के जितने भी हैं उनमें .doc फाइल एक्सटेंशन यूज हो रहा है। क्लियर है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2007 एंड लेटर पूछ रहा है, तो .docx ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो एक एक क्वेश्चन को आप अच्छे से क्लियर करते चलिएगा, क्योंकि मैं भी आपको एक अच्छे से क्वेश्चन को क्लियर कर दे रहा हूँ। इससे बाहर यकीन मानिए कुछ भी नहीं आएगा, जो आएगा वो किसी को नहीं आएगा। क्लियर है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? विच इज MS पावर पॉइंट एक्सटेंशन इन ऑफिस 2007 और लेटर। सेम ऊपर वाले की तरह क्वेश्चन है, लेकिन ऊपर वाला था MS वर्ड के रिगार्डिंग, ये वाला पूछ रहा है MS पावर पॉइंट के रिगार्डिंग। तो MS पावर पॉइंट के जो एक्सटेंशन होते हैं वो होते हैं, इसको भी उसी तरह देख लेते हैं। MS पावर पॉइंट इसके भी दो होते हैं। पहला होता है .ppt और दूसरा होता है .pptx। तो ये 2007 से पहले वाले जितने भी वर्जन थे, 2007 से पहले वाले जितने भी वर्जन थे उन सब में .ppt यूज हुआ करता था। लेकिन 2007 के बाद के जितने भी वर्जन आए हैं उनमें MS पावर पॉइंट के फाइल एक्सटेंशन में .pptx यूज होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आप दोनों को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा और लास्ट मोमेंट पे आपको इसको अच्छे से क्लियर करके जाना है, क्योंकि ये सवाल पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 क्या कह रहा है? इन MS Excel which function is used to find the sum of range of numbers। देखिए दोस्तों, ये बोल रहा है कि MS Excel में कौन सा फंक्शन यूज किया जाता है सम ऑफ रेंज ऑफ नंबर्स, यानी नंबर्स की रेंज का सम निकालने के लिए कौन से फंक्शन का यूज किया जाता है MS Excel में। तो क्लियर है दोस्तों? इसको हम देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है एवरेज, ऑप्शन नंबर बी है प्रोडक्ट, ऑप्शन नंबर सी है काउंट, और ऑप्शन नंबर डी है सम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सम। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इसको सर यूज कैसे करते हैं, इसको हम कंप्यूटर में कैसे यूज करते हैं, इन सारे फंक्शंस को कैसे यूज करते हैं? सबसे पहले हम इक्वल दबाते हैं, देन हम सम दबाते हैं जो भी हमको निकालना है, देन उसके बाद हम रेंज लिखते हैं। उसके बाद हम रेंज लिखते हैं। आप जब कंप्यूटर को डिटेल में पढ़ोगे तब आपको ये भी पता चल जाएगा कि कैसे जो है इसकी रेंज लिखी जाती है। तो अभी आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अभी आपको इतना जान लेना है कि ये जो सम होता है ये किस लिए यूज होता है। ये सम यानी कि जोड़ निकालने के लिए यूज होता है। तो नंबर्स की जो रेंज होती है उसको जोड़ निकालने के लिए यूज होता है। सर काउंट का किस लिए यूज होता है? कि जितने भी नंबर्स हैं उनका उनको काउंट करने के लिए होता है। तो जितने भी नंबर्स होते हैं उनको काउंट करने के लिए यूज होता है। तो काउंट इसका सही आंसर, सॉरी काउंट का मतलब ये हो गया। फिर आता है प्रोडक्ट। तो जितने भी नंबर्स होते हैं स्प्रेडशीट में, जितने भी नंबर्स होते हैं उनको उनका प्रोडक्ट निकालने के लिए हम इसका यूज करते हैं। और सेम कैसे यूज करते हैं? पहले इक्वल दबाएंगे, देन प्रोडक्ट लिखेंगे, प्रोडक्ट निकालना है तो फिर उसके बाद हम उसकी रेंज लिखेंगे, नंबर्स की रेंज लिखेंगे, और फिर उसके बाद एंटर करेंगे तो हमारा जो है प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा। अगर हमको एवरेज निकालना है, अगर हमको नंबर्स का एवरेज निकालना है तो हम एवरेज वाला सेम उसी तरीके से फॉलो करेंगे जिस तरीके से हमने ये दो किए हैं। क्लियर है दोस्तों? अब आपको एक चीज और बता देता हूँ जो क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो जैसे हम MS वर्ड ओपन करते हैं, तो MS वर्ड को ओपन करने के दो तरीके होते हैं। एक तो हम इसको रन कमांड से कर सकते हैं,
ये थोड़ा अलग है लेकिन आपको इसको याद रखना है। सीधा-सीधा सवाल पूछता है, इसको भी आपको कहीं नोट कर लेना है। शायद मैंने इसको आगे क्वेश्चंस को नोट किया है। तो एमएस वर्ड का पहला तरीका है कि रन कमांड के ज़रिए इसको ओपन कर सकते हैं और दूसरा ज़रिया है हम इसको ऑल प्रोग्राम में जाकर इसको क्लियर कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। तो जब ओपन अब रन कमांड की जो शॉर्टकट की होती है, वो क्या होती है दोस्तों? विंडो प्लस आर होती है। ये भी पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। रन कमांड में हमको क्या सर्च करना होता है, ये पूछा जाता है। तो विनवर्ड या हमको विनवर्ड सर्च कर सकते हैं या फिर हम विनवर्ड डॉट ई एक्स ई भी यूज कर सकते हैं। दोनों में से कुछ भी यूज कर लो, हमारी एमएस वर्ड ओपन हो जाएगी। और एमएस वर्ड ओपन होने के बाद जो विंडो खुलती है उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ड विंडो कहते हैं। क्लियर है दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। Which MS Office application is used to create presentations? Which MS Office application is used to create presentations? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, MS पावर पॉइंट। जैसे कि आपको पता होगा दोस्तों कि जैसे हम पीपीटी तैयार करते हैं, पीपीटी हम जैसे तैयार करते हैं, तो पीपीटी तैयार करते हैं तो वो एक प्रकार से प्रेजेंटेशन होती है। तो उसको तैयार करने के लिए हम एमएस पावर पॉइंट का यूज करते हैं। पीपीटी की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। क्लियर है दोस्तों? ये आपको याद कर लेनी है, पूछी हुई है प्रीवियस ईयर में, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। विच शॉर्टकट की is used to create a new document in MS Word? MS Word में न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज ली जाती है? ऑप्शन नंबर ए है कंट्रोल प्लस एन, ऑप्शन नंबर बी है कंट्रोल प्लस एस, ऑप्शन नंबर सी है कंट्रोल प्लस ओ, ऑप्शन नंबर डी है कंट्रोल प्लस पी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस एन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्टकट की से हमेशा सवाल पूछा जाता है, तो आपको इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। कंट्रोल प्लस एन न्यू डॉक्यूमेंट या न्यू फाइल ओपन करने के लिए यूज होती है। कंट्रोल प्लस एस जो होता है, ये हमारा फाइल को सेव करने के लिए इसका हम यूज करते हैं। और कंट्रोल प्लस ओ जो की होती है, वो फाइल को ओपन करने के लिए यूज में ली जाती है। और जो एग्जिस्टिंग फाइल होती है उसको ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस ओ का यूज किया जाता है। उसके बाद जो कंट्रोल प्लस पी होता है, ये फाइल का प्रिंट निकालने के लिए यूज करते हैं। फाइल का प्रिंट निकालने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ से आपकी 4 शॉर्टकट की मैंने डिस्कस कर दी है, तो आपको चारों को याद करना है। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि शॉर्टकट की से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। तो विच फंक्शन की इज यूज्ड फॉर करेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर? देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा हुआ है, अदर एग्जाम्स में, एसएससी और जितनी भी एग्जाम्स होती है जिनमें कंप्यूटर वगैरह आता है, तो उसमें इसको कई बार पूछा हुआ है। तो ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके थे 12 की 12 की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? F7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। Which device is used to extend the range of wireless network? यानी कि जो वायरलेस नेटवर्क होते हैं उनकी रेंज को बढ़ाने के लिए किस डिवाइस का यूज किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है हब, ऑप्शन नंबर बी है राउटर, ऑप्शन नंबर सी है स्विच और ऑप्शन नंबर डी है रिपीटर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि हब या स्विच तो क्या होता है, वो तो हम वाईफाई का जो बॉक्स होता है उसको बोलते हैं। राउटर भी इसका नहीं होगा, स्विच भी इसका गलत आंसर होगा, रिपीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। सर रिपीटर क्या होता है? तो जैसे हम कोई नेटवर्क हमने लगाया, कोई हमने
नेटवर्क लगाया तो हमने एक डिवाइस वहां पर लगाया, तो उससे जैसे जैसे हम दूर जाते हैं नेटवर्क जो है वो कम होता जाता है। लेकिन अगर हमको वहां पर नेटवर्क बढ़ाना है तो हम वहां पर एक रिपीटर लगा देते हैं, जिससे नेटवर्क वहां पर वापस से तेज हो जाता है। और इसी प्रकार हम जो है श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं, तो हम रिपीटर को लगाते जाते हैं, जिससे हमारा नेटवर्क तेज रहता है। तो वो होता है रिपीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डज द टर्म आईपी एड्रेस रेफर टू? ये आईपी एड्रेस क्या होता है, इसको सबसे पहले समझते हैं। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है ए यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ए कंप्यूटर ऑन ए नेटवर्क, ए नेम फॉर ए कंप्यूटर, ए ऑप्शन नंबर सी है ए प्रोटोकॉल फॉर ईमेल कम्युनिकेशन, और ऑप्शन नंबर डी है नन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ए कंप्यूटर ऑन नेटवर्क। आप सभी को पता है कि हर डिवाइस का जो आईपी एड्रेस होता है वो डिफरेंट होता है। तो ये क्या बोल दिया इसने ऑप्शन नंबर ए में? आइडेंटिफायर, यूनिक आइडेंटिफायर। तो आईपी एड्रेस की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसकी फुल फॉर्म होती है। थोड़ा सा इसके बारे में और बता देता हूँ कि जो आईपी एड्रेस होता है वो चार संख्याओं के युग्म में होता है। चार संख्याओं के युग्म में होता है, और ये चार संख्याएं जो होती है इनको हम डॉट के जरिए अलग करते हैं। डॉट के जरिए हम इसको अलग करते हैं, और इनकी जो रेंज होती है ये 0 से लेकर 255 के बीच में ही होते हैं। ये जितनी भी संख्याएं होती है, जो चार संख्याएं होती है, ये 0 से लेकर 255 के बीच में होती है, और इनको हम डॉट्स के जरिए अलग करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल 111, फिर पॉइंट, फिर 02, फिर पॉइंट, फिर एक, फिर पॉइंट, फिर 125। तो ये हमारा एक प्रकार से क्या हो गया? आईपी एड्रेस हो गया, क्योंकि ये 111 255 से कम है, 255 से कम है, एक भी 255 से कम है, 125 भी 255 से कम है। लेकिन अगर हम इसको कर दें 325, तो ये हमारा आईपी एड्रेस नहीं होगा, ये हमारा आईपी एड्रेस नहीं होगा, क्योंकि आईपी एड्रेस की जो रेंज होती है वो 0 से लेकर 255 तक होती है, आपको याद रखना है। क्लियर है फ्रेंड्स? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 20, तो विच इज करेक्ट अबाउट मेमोरी यूनिट? मेमोरी यूनिट से बहुत ज्यादा बार सवाल पूछा जाता है, ये भी एक फेवरेट क्वेश्चन होता है। तो मेमोरी यूनिट्स में आपको एक बार लिखवा देता हूं, जिससे आपका ये हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा, और आप इनको लिख के रख लीजिएगा, क्योंकि मैंने कई जितने पेपर देखे हैं उनमें सब में कहीं ना कहीं ये सवाल पूछा जाता है। मेमोरी यूनिट्स के लिए आ, उनका सही सीक्वेंस पूछ लेता है। तो ऑप्शन नंबर ए है बिट, ऑप्शन नंबर बी है, चलो मैं आपको बता ही देता हूँ पूरा लिख के। देखो दोस्तों, 4 बिट बराबर क्या होता है? 4 बिट में होता है एक निबल, या फिर हाफ बाइट। क्लियर है दोस्तों? 8 बिट बराबर होता है, 8 बिट बराबर होता है 2 निबल, क्योंकि एक निबल 4 बिट में होता है, तो 8 बिट में 2 निबल हो जाएंगे। 4 बिट में हाफ बाइट होता है, तो 8 बिट में 1 बाइट हो जाएगा। फिर 1024, अब देखो इधर से लेके आओ और 1024 लगाते जाना है, आप कुछ भी नहीं करना है। 1024 वाइट बराबर 1 KB, फिर 1024 KB बराबर 1 MB, फिर 1024 MB बराबर 1 GB होता है, फिर 1024 GB बराबर 1 TB होता है,
आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको 1024 लगाते जाना है और इनको जो है यहाँ पर रिपीट करते जाना है, और इसको आपको एक बार ट्रिक के जरिए याद कर लेना है। हालांकि मैं भी आपको एक ट्रिक बता दूंगा याद करने के लिए। नेक्स्ट क्या होता है, 1024 टीबी बराबर एक पीबी होता है। 1024 पीबी बराबर एक ईबी होता है। 1024 ईबी बराबर एक जेड बी होता है। 1024 जेड बी बराबर एक वाई बी होता है। और 1024 वाई बी बराबर एक बीजी होता है। और 1024 बीजी बराबर एक बाई पी बी होता है, सॉरी जी पी बी होता है, जिसको हम जी ओप भी बोलते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो सबसे छोटी इकाई होती है बिट, उसके बाद होता है निबल, उसके बाद होता है बाइट, फिर उसके बाद होता है केबी, उसके बाद एमबी, उसके बाद जीबी, उसके बाद टीबी, उसके बाद पीबी। तो इसको ट्रिक याद करने की क्या होती है, ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा। शुरू के 2-3 तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। ये आपको पता ही है, बेसिक सा है कि केबी में हमारे मोबाइल में जैसे हम यूज करते हैं, तो 1024 केबी में हमारा 1 एमबी बनता है। और 1 एमबी के बाद 1024 एमबी में हमारा 1 जीबी बनता है। और जीबी के बाद हमको ये याद रखना है कि जब नेट खत्म हो जाता है, 1 जीबी जब हमारा नेट खत्म हो जाता है, तो फिर हम क्या देखते हैं, टीवी देखते हैं। तो इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। उसके बाद देखो PEZY यानी पीजी। तो टीवी कहाँ देखते हैं, टीवी देखते हैं हम पीजी में। टीवी कहाँ देखते हैं, पीजी में। तो ये आपको याद रखना है इस तरीके से, PEZY 4 आपको ये याद हो जाएंगे। अब जब आप पीजी में टीवी देखने लग गए, तो आप क्या हो जाएंगे दोस्तों, बिजी हो जाएंगे। तो बिजी हो जाएंगे तो ये याद रखना है। और फिर लास्ट वाला आपको याद रखना है, जीपीबी। जीपीबी। क्लियर है दोस्तों? तो सबसे छोटी इकाई होती है बिट, उसके लास्ट में जो सबसे बड़ी होती है वो होती है जीपीबी। क्लियर है दोस्तों? तो इसका देखो राइट आंसर इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है आप सभी को क्लास बहुत पसंद आएगी। अगर आप इसी तरीके की क्लासेस मैथ, रीजनिंग और जीके के लिए चाहते हैं, तो आप कमेंट करिएगा। और आपको आज की क्लास कैसी लगी, ये भी आप कमेंट सेक्शन में करके जरूर बताइएगा। आई होप आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। और मैंने यहाँ पर जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे हुए हैं, और इर्द गिर्द का जितना भी एरिया है वो सारा मैंने डिस्कस कर दिया है। तो आपको अब बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। इसमें मैंने आपका बेसिक से लेके एडवांस तक सारे क्वेश्चंस इसमें कवर कर लिए हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको चाहिए कि आप जीके की और मैथ रीजनिंग की भी ऐसी क्लास आपके लिए लगा दे, तो आप कमेंट सेक्शन में करिएगा कमेंट, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, जिससे आपकी क्लास जल्दी से जल्दी लग सके। और आप सभी को होने वाली एग्जाम एम्स CRE के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच गाइज।